कानून कुछ करना ही नहीं है। केवल अगर आप कानून समझना चाहते हैं तो शब्दों को समझ लेने की जो कला है इसे सीख लीजिए। जिस दिन शब्द को समझने की कला आ गई उस दिन कानून में समझने लायक कुछ बचता ही नहीं। और शब्दों को जब वाक्य के तौर पर संयोजित किया जाता है तो वाक्य के तौर पर उसे संयोजित करने के लिए उसमें कामा, हलंत, विराम, अर्धविराम ये सब लगाए जाते हैं। और विराम और अर्धविराम के साथ जो कुछ लिखा गया है उसे पढ़ने की जो मर्यादा आपको छोटे क्लासेस में सिखाई गई, उस मर्यादा के साथ उस सेंटेंस को पढ़ना सीख लीजिए। कानून में सब कुछ आपके सामने होता है। अगर उसने लिखा धर्म की स्वतंत्रता होगी तो सीधी बात है, सबसे पहली बात क्या कही उसने, धर्म की स्वतंत्रता होगी। धर्म अलग बात है और धर्म से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं ये बिल्कुल अलग। धर्म जैसे न्याय अलग बात है और न्याय करने की प्रक्रिया ये अलग है, ठीक है ना। न्याय बिल्कुल अलग बात है। न्याय एक स्थिति का नाम है और प्रक्रिया उस स्थिति तक जाने का नाम है। तो अगर उसने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता होगी तो धर्म की स्वतंत्रता होगी। और धर्म क्या है ये आप नहीं बताएंगे ना आप ऐसा दावा करेंगे। धर्म क्या है ये हो सकता है वो भी जान ले जो आपके धर्म का नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस्लाम क्या है इसे जानने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। इस्लाम क्या है ये हम भी जान सकते हैं। जो कुछ इस्लामिक जो धर्म पुस्तकें उनमें जो इस्लाम का स्वरूप वर्णित किया गया है उसे हम इस्लाम मानेंगे। आप कहोगे ये इस्लाम है, हम तो नहीं मानेंगे। आप कहते रहो हम मौलाना है, आप कहते रहो हम हाफिज कुरान हैं, हमको कुरान हिफ्ज है, होता रहे। हमें कुरान हिफ्ज नहीं है, हम हाफिज कुरान नहीं है, लेकिन हम कुरान का अर्थान्वयन नहीं कर सकते। ये कैसे माना जाए? तो इस्लाम क्या है ये सुप्रीम कोर्ट भी जान सकता है। हिंदुइज्म क्या है इसे जानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। हिंदू लॉ पर जो सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है वो किसकी है? मुल्ला की है, ठीक है ना। डॉक्टर दिनशा मुल्ला अथॉरिटी है हिंदू लॉ पे और वो हिंदू नहीं है, वो पारसी है। और मुस्लिम लॉ पर भी उन्हीं की किताब सबसे स्टैंडर्ड मानी जाती है, ठीक है। फैजी वगैरह की किताबें और भी हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड मानते हैं जनरली वो मुल्ला को ही मानते हैं और मुल्ला ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो इसलिए कानून में सिर्फ शब्द का अर्थ और किसी भी शब्द के 3 अर्थ होते हैं। हमने कहा था आपसे शब्द का एक ग्रामेटिकल मीनिंग होता है, शब्द का एक नेचुरल मीनिंग होता है और शब्द का एक ऑर्डिनरी मीनिंग होता है। कई बार जो उसका नेचुरल मीनिंग है उससे ऑर्डिनरी मीनिंग भिन्न हो जाता है। हमने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे जो गॉड शब्द है, गॉड शब्द का मतलब सिर्फ इतना है कि जिसे बुलाया जाए। ईश्वर अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए जितने नाम हैं सब उसी के हैं। हमारे यहां कथाओं में वर्णन भी करते हैं
कि आपके अनेकों नाम हैं, एक ये नाम भी स्वीकार करें। जैसे कई बार आप किसी से जो धार्मिक पुस्तकें उन्हें पढ़ेंगे, उसमें आता है कि कोई जो भगवान का मानने वाला है वो कहता है आपके अनेकों नाम हैं, मेरे द्वारा दिया गया एक ये नाम भी स्वीकार करें। आपके अनेकों रूप हैं, ठीक है। हमने ये जो स्वरूप बनाया है, इसे भी आप अपने स्वरूप की मान्यता प्रदान करें। इसलिए उसकी कोई मूर्ति कैसे भी बना दो, वो उसी की मूर्ति है, क्योंकि सब जगह वही है। इसके अलावा कहीं वो, ठीक है, अनुपस्थित है, ये नहीं कहा जा सकता। आप मूर्ति बनाते हैं, उसमें उसे बुलाते हैं, ठीक है ना, आवाहन किया जाता है कि आप आइए, इसमें प्रतिष्ठित हो जाइए। और जब वो प्रतिष्ठित होगा तो आपने बुलाया, ठीक है ना। तो जो बुलाने से आए वो भगवान है। वो भगवान तो शब्द ही नहीं आना चाहिए, वो गॉड है ये कहना चाहिए। तो गॉड शब्द का जो आपका मौलिक तौर पर अर्थ है, जो उसका नेचुरल मीनिंग है, वो है जिसे बुलाया जाए। ये इसका नेचुरल मीनिंग है। लेकिन उसका ऑर्डिनरी मीनिंग क्या मानता है? ईश्वर, भगवान, ठीक है ना। और ईश्वर का जो नेचुरल मीनिंग है, वो नेचुरल मीनिंग है कि समस्त ऐश्वर्य जिसका है वो ईश्वर है। ठीक है। जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये भी हमें लगता है हाई स्कूल में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें एक फ्रेज दिया रहता है, उसके लिए एक शब्द आपको चुनना होता है। तो समस्त ऐश्वर्य जिसका है वो ईश्वर है, ठीक है ना। तो अब है क्या, आपने या सभी धर्मों ने यह माना है कि सब कुछ ईश्वर का है। तो समस्त ऐश्वर्य, यह सब कुछ उसका है। अब उसे तो वैसे उसका ही कहा जा सकता है, इसके अलावा उसका कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि सारे ही नाम उसके हैं। तो फिर कौन सा नाम ले? तो सही बात तो यह कि उसका, इसका, इसी प्रकार से बात होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें इसी प्रकार से बात हुई है। तेरा तुझको अर्पण, यह नहीं कहा कि कृष्ण जी तुम्हें तुम्हारा समर्पण, ये नहीं कहा। तेरा तुझको अर्पण, नाम कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाम हो भी नहीं सकता। लेकिन अब बात को कहने के लिए कोई आधार पकड़ना पड़ता है, इसलिए कायदे में तो ईश्वर कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन यह कहा जाता है कि सब कुछ, ठीक है, सारा वैभव जिसका होता है वो ईश्वर कहलाता है, ठीक है। इसलिए हमने उसे ईश्वर कहकर पुकार दिया, ठीक है। और गॉड का जो अर्थान्वयन है वो ईश्वर की तरह होने लगा। उसका जो नेचुरल मीनिंग है वो सिर्फ इतना, जिसे बुलाया जाए, इसके अलावा उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन उसका ऑर्डिनरी मीनिंग बदल गया। और गॉड शब्द जब किसी सेंटेंस में प्रयोग होगा, ठीक है, तो उसका अर्थ हो सकता है और बदले, जिसे कहते ओह गॉड, ठीक है। तो यहां पर बुलाने से मतलब नहीं है, यहां पर उसका जो साधारण अर्थ है उससे भी मतलब नहीं है। आपने आश्चर्य को, ठीक है, या आप अपने, ठीक है, विस्मय को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। तो शब्द के तीन अर्थ हैं। इस बात को सिर्फ समझ लिया जाए तो कानून को समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कानून सिर्फ शब्दों के विश्लेषण की कला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक शब्द प्रयुक्त हुआ, उस शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं। आपको देखना यह कि यहां इस शब्द का जो प्रयोग है वो किन अर्थों में है, नेचुरल अर्थों में है, ऑर्डिनरी मीनिंग लिया गया है, या कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसका अर्थ निकालना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसको देखने के लिए बहुत सारी चीजें, विधायिका उसने ये लाइन क्यों लिखी, उसका भी लिखने का कोई कारण रहा होगा, उसने कोई बात सोची होगी, ठीक है, कोई बुराई होगी जिसका मिटिगेशन, जिसको समाप्त करना चाहती होगी, इसलिए उसने ये लाइन लिखी। तो अब हम देखेंगे कि विधायिका का जो मनोभाव था उस लाइन को लिखने के पीछे, वो मनोभाव
ऑर्डिनरी मीनिंग लेने से सबसे अधिक संतुष्ट होगा, नेचुरल मीनिंग ले लेने से सबसे अधिक संतुष्ट होगा, या कॉन्टेक्स्ट जो है, ठीक है, उसके मुताबिक उसका जो ग्रामेटिकल मीनिंग है उसे ले लेने से सबसे ज्यादा संतुष्ट होगा। यह तय करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, क्योंकि सब नहीं तय करेंगे, ये कोई तो अथॉरिटी चाहिए। सब तय करेंगे तो सब अपने अपने हिसाब से तय कर लेंगे, तो वो बताएंगे कि इन तीन अर्थों में से कौन सा अर्थ इस शब्द का यहां स्वीकार हो, और जो वो बता देंगे वही अर्थ स्वीकृत हो जाएगा और फिर उसे उसी प्रकार पढ़ा जाएगा। अब कोई भी बात आप शुरू करेंगे तो शुरुआत से शुरुआत की जाती है हमेशा। इसलिए नियम यह होता है कि कहीं पर कोई शब्द है तो उस शब्द का वो अर्थ लीजिए जो साधारण अर्थों में, यानी जो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग है, वो उसे दीजिए और सेंटेंस को पढ़ने का, विधायिका के मंतव्य के मुताबिक सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करिए। ऑर्डिनरी मीनिंग दीजिए। हो सकता है उसका नेचुरल मीनिंग कुछ और हो, लेकिन चूंकि विधायिका में बैठे हुए लोग ऑर्डिनरी मैन थे, ठीक है ना, इसलिए पहला प्रिजम्पशन यही है कि उन्होंने उस शब्द को वहां पर ऑर्डिनरी सेंस में यूज किया होगा। पहला प्रिजम्पशन यही जाता है, इसलिए उसको ऑर्डिनरी सेंस में लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और सबसे पहले अगर उन्होंने कहा कि धर्म, इसकी स्वतंत्रता होगी, तो धर्म क्या है ऑर्डिनरी सेंस में, इसे समझना पड़ेगा। तो धर्म ऑर्डिनरी सेंस में ईश्वर की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आवश्यक कोई भी धर्म या कोई भी मत या संप्रदाय मानता है। जैसे इस्लाम यह मानता है कि तौहीद, इस पर आपका, ठीक है, जो अकीदा है, जो विश्वास है, यह होना चाहिए। तौहीद क्या है? कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर, ठीक है। तो ठीक है, पहला अकीदा आपका इस पर होना चाहिए। उसका कुछ इसेंशियल्स हैं। इसेंशियल का मतलब यह कि सिर्फ उतने ही इसेंशियल आप कर रहे हो, ये नहीं, सिर्फ उतने ही इसेंशियल आप कर रहे हो तो ठीक है, आप मुसलमान माने जा सकते हो, लेकिन ठीक मुसलमान नहीं माने जा सकते। उसका इसेंशियल है हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये आप करें, लेकिन ये इसेंशियल है, ये नहीं करेंगे तो फिर आप मुसलमान नहीं हैं। ये करेंगे तो बस मुसलमान हैं, ठीक है। जैसे 33 नंबर मिल गए तो बस पास हो गए, डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छे विद्यार्थी कब है? जब 60% आए, ठीक है। इतना किया तो बस यू आर जस्ट ए मुस्लिम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद और चीजें हैं, ठीक है। आपको तहज्जुद पढ़नी चाहिए, आपको शुक्राना पढ़ना चाहिए, आपको दुरूद पढ़ना चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो क्या है? धर्म, इससे जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं और वो इसेंशियल्स है, इतना इसेंशियल है। अब आप कहें कि साहब अन्य प्रकार की जो रीतियां और रिवाज आपके यहां प्रचलित है वो भी धर्म के भाग नहीं है, वो धर्म के भाग नहीं है, वो आपके सामाजिक आचार विचार के भाग है, वो आपका रहने सहने का तरीका है, उस ढंग से आप रहते हो, ठीक है। वो रहने की आपकी जीवन पद्धति है, ठीक है। वो धर्म नहीं है, धर्म अलग बात है, और स्वतंत्रता आपको काहे की है? धर्म की, ठीक है ना। तो कानून में हमेशा शब्द को देखा जाएगा, शब्द क्या कहता है। ऐसे हिंदुइज्म में ईश्वर की प्राप्ति के अनेकों तरीके, ठीक है, अनेकों
जितने भी हैं उनमें कुछ इसेंशियल है। जैसे उन्होंने कहा कथा सुननी है, उन्होंने कहा पूजा करना है, उन्होंने कहा कि धर्मानुसार आचरण करना है। ठीक है, तो जो एक्चुअल मीनिंग है बस उतना। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी सेंस लिया जाता है, ऑर्डिनरी सेंस से काम नहीं चला। तब हम देखते हैं कि अब नेचुरल लें या ग्रामेटिकल लें, ठीक है ना, और फिर उसमें से जो उचित होता है वो अर्थ स्वीकार किया जाता है लेजिस्लेचर की मंशा के मुताबिक। ठीक है ना, तो लेजिस्लेचर की मंशा के मुताबिक सारी चीजों का अर्थान्वयन किया जाएगा। और आप क्या करते हैं, जैसे आपको जब आप पढ़ते हैं तो आपको छोटी क्लासों में सिखाया गया था कि जहां पर कामा है वहां थोड़ा रुकिए, जहां पर इन्वर्टेड कामास दिए गए वहां इंफेक्शन दे के पढ़िए। ठीक है ना, वो आप करते नहीं है, और इसलिए पंक्चुएशन ठीक ना होने के कारण, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ठीक ना होने के कारण आपको वाक्यों के अर्थ समझ में नहीं आते, क्योंकि उच्चारण ये स्वयं में वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। ये मेरे बोलने के तरीके में आप देख सकते हैं, हम कुछ शब्दों पर इंफेक्शन देंगे, कुछ को ऑर्डिनरी सेंस में कह देंगे, ठीक है, कुछ को कैसे कहेंगे, कुछ को कैसे कहेंगे। और ये कैसे आएगा, जब आप पंक्चुएशन या जो ग्रामर के नियम है उनके मुताबिक चीजों को पढ़ेंगे। और अगर इस ढंग से कानून को देखा जाए और पढ़ा जाए तो कानून में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो शब्द लिखा है इसी का अर्थ निकालना है, अपनी तरफ से उसे कोई अर्थ देना नहीं है, अपने मनोभाव शब्द पर आरोपित नहीं करने हैं। शब्द जैसा समझा जाता है और जैसा समझा जाता है वो तीन ही तरीके से समझा जाता है, शब्द को समझने का चौथा तरीका नहीं है। तो उन तीन तरीकों में से कौन सा तरीके से इस शब्द को इस संदर्भ में समझा जाए, जिस संदर्भ में बात चल रही है, यह तय करना होता है। और इसी को लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन या निर्वचन के सिद्धांत कहा जाता है। और यह करने का हक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। तो आपको क्या कहा उन्होंने, धर्म की स्वतंत्रता है, तो धर्म की है, ठीक है, धर्म के नाम पर कुछ भी करने की नहीं है। यह धर्म की आपकी जो संकल्पना है उसकी नहीं है। धर्म जिसने दिया था उसकी जो धर्म की संकल्पना रही है, ठीक है, उस धर्म की स्वतंत्रता आपको है। ठीक है, और उस धर्म को या उस धर्म के मुताबिक आचरण करने के लिए जिन प्रक्रियाओं को करने की आवश्यकता है उन प्रक्रियाओं को करने की स्वतंत्रता आपको है, पहली चीज। ठीक है, आपके हिसाब से जो धर्म है उसे करने की कोई स्वतंत्रता हो, यह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर धर्म की स्वतंत्रता, जो धर्म बताया गया उसकी स्वतंत्रता भी, वो भी अनियंत्रित नहीं है, वो भी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस अध्याय के अन्य मूल अधिकार उनके अधीन रहते हुए है। यानी जो आपका धर्म कहता है, अगर उससे भी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य या किसी के किसी मूल अधिकार को कोई क्षति पहुंचती है तो आपको वो भी नहीं करने दिया जाएगा जो धर्म माना गया है। तभी तो धर्मनिरपेक्ष है, अन्यथा धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हुआ? धर्मनिरपेक्ष का तो मतलब यही हुआ कि धर्म ये कभी भी आड़े नहीं हो सकता किसी नागरिक के कल्याण में, तभी तो धर्मनिरपेक्षता की भावना आई। अन्यथा
तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इसके अधीन रहकर आपको धर्म की स्वतंत्रता है। और धर्म भी वो जो धर्म को शुरू करने वाले ने धर्म माना था, और उसे जानने के लिए उस धर्म का अनुयायी होना यह जरूरी नहीं है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय में किसी भी धर्म का कोई जज किसी भी धर्म से संबंधित समस्या को सुनता है, क्योंकि उसे जानने के लिए उस धर्म का अनुयायी होना जरूरी थोड़ा ही है। धर्म के तो सिद्धांत हैं, वो लिखे हैं, उन्हें आप समझ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं समझ सकते? अगर कोई हिंदू धर्म के प्रिंसिपल्स को पढ़कर, ठीक है, हिंदू धर्म का अनुयायी हिंदू धर्म को जान सकता है, मुस्लिम धर्म का अनुयायी मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों को जानकर उसका उलेमा हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमारे पास क्या बुद्धि कम है? ठीक है, तो ये नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और कानून में सबसे पहली जरूरत यही है कि शब्द के अर्थ को लीजिए, शब्द जैसा है, और फिर ऑर्डिनरी सेंस, नेचुरल मीनिंग, ये भी आपने लिया। फिर दो तरीके, फिर शब्द का संकुचित अर्थ लें, यह शब्द का विस्तृत अर्थ लेने, ठीक है ना? शब्द का एक संकुचित अर्थ है और एक शब्द का विस्तृत अर्थ है। भारत की रक्षा, यह लिखा है कि भारत की रक्षा के लिए किया जा सकेगा। अब इसका संकुचित अर्थ लें तो भारत की रक्षा का अर्थ हो जाता है युद्ध, वाह्य आक्रमण या इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह कहा जा सकता है। इससे भारत की रक्षा, यानी शस्त्र जब भारत के खिलाफ उठ गया तब भारत की रक्षा, यह इसका स्ट्रिक्ट सेंस में अर्थ हुआ। लेकिन इसका ब्रॉड सेंस में अर्थ ले लें, भारत की रक्षा, तो ब्रॉड सेंस में इसका अर्थ हुआ कि भारत के अस्तित्व को जिस भी घटना से नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना है, वो सारी चीजें मेरे द्वारा रोकी जा सकती हैं। भारत की रक्षा की शक्ति या भारत की रक्षा का कर्तव्य यदि मेरे ऊपर रखा गया, ठीक है, भारत की रक्षा का कर्तव्य यदि मेरे ऊपर है और उसके लिए मुझे कुछ भी करने की शक्ति दी गई है, तो भारत का जो अस्तित्व है उसके लिए यदि कोई भी घटना जो आज की तिथि पर संकट नहीं है किंतु भविष्य में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो संकट आज ही हो। आप स्मगलिंग कर रहे हो, स्मगलिंग का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार ने इंपोर्टेड गुड्स को भारत में लाने के लिए एक करों का ढांचा, जिसे टैरिफ बोलते हैं, वो लगा रखा है, ताकि इंपोर्टेड गुड्स ऐसा ना हो कि भारत के बाजारों में आ जाए और भारत के बाजारों में इंपोर्टेड गुड्स की कीमत इतनी कम हो कि हमारा जो घरेलू उद्योग है उसके द्वारा उत्पादित उसी वस्तु की कीमत उसकी तुलना में ज्यादा हो जाए, और उपभोक्ता इतना देशभक्त नहीं होता, उसे सस्ती चीज चाहिए, ठीक है, तो वो सस्ती खरीदेगा और इंपोर्टेड खरीद लेगा, क्योंकि वो सस्ती पड़ रही है। किन कारणों से सस्ती पड़ रही, अलग बात है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रहते हैं। वो जिस देश में उत्पादित हुई वहां बिजली बहुत सस्ती थी, वहां मैन पावर बहुत सस्ती थी, कारण कई हो सकते हैं, लेकिन वो सस्ती थी, हमारी उद्योग धंधों द्वारा उत्पादित चीज महंगी थी, तो लोग इंपोर्टेड खरीदेंगे, ये खरीदेंगे ही नहीं, और जब खरीदेंगे ही नहीं तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और जब हमारी इंडस्ट्री खत्म होगी तो अंततः भारत के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, लेकिन स्मगलिंग अगर चलती रही तो हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, इंपोर्टेड गुड्स पर इतनी ड्यूटी लगा देती है, इतनी टैक्सेस लगा देती है कि आप वो कमोडिटी लेकर आओगे तो उतने टैक्सेस का भुगतान करने के कारण वो चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो गई। अब जब वो महंगी हो गई तो हमारा
जो उद्योग है उसके द्वारा उत्पादित चीज सस्ती रही, वो खरीदी लोगों ने, हमारी इंडस्ट्री सफर नहीं कर रही। अब जो चोर किस्म के लोग हैं वो उस वस्तु को बिना टैक्स चुकाए भारत की सीमा में लाएंगे, इसी को स्मगलिंग कहा जाएगा। और जो टैक्स का जो डेफिसिट है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कास्ट वो कम है, तो टैक्स के कारण महंगी हो रही ना, टैक्स हम दे नहीं रहे, सीमा से कैसे भी बाहर अंदर ले आ रहे हैं, तो टैक्स तो हमने पे किया नहीं, ओरिजिनल कास्ट कम है, तो उसकी कीमत भारत की वस्तुओं से कम हो गई और लोग उसे बेच रहे हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। इसलिए सरकार स्मगलिंग के विरोध में अधिनियम पारित करती है। आपको बताया था अवशिष्ट शक्तियों में कोफेपोसा, ठीक है, कोफेपोसा उन्होंने अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग में बनाया था और स्मगलिंग एक्टिविटीज को नलीफाई करने के लिए ही उसका अधिनियमन किया गया था, ठीक है। तो भारत की रक्षा, इसका एक स्ट्रिक्ट मीनिंग हो सकता है, और अगर स्ट्रिक्ट मीनिंग ले तो इसका अर्थ होता है कि भारत की सुरक्षा वाह्य आक्रमण से, यानी प्रतिरक्षा भारत की, ठीक है, डिफेंस, ये इससे समझ में आता है कि करने की ताकत मेरे पास है। लेकिन अगर इसका लिबरल मीनिंग ले लें तो सारा कुछ, जो कुछ भारत की रक्षा के लिए जरूरी है, वो सब करने की ताकत मेरे पास आ जाती है। तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक शब्द का कौन सा अर्थ स्वीकार किया जाए, यह भी निर्वचन की कला है, और इसको भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंजॉय करते हैं। बताया हमने इसलिए क्योंकि अमेरिका में जहां इमरजेंसी प्रोविजन नहीं थे, वहां इसी कला के आधार पर जब राज्यों की सूची में केंद्र ने हस्तक्षेप करके इमरजेंसी के समय कानून बनाए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराया। क्योंकि कल हम लोग बात कर रहे थे कि जिन भी देशों का संविधान संघात्मक है, वहां केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा है कि आप अमुक विषय पर कानून बनाएंगे और आप अमुक विषय पर कानून बनाएंगे। ठीक है, कुछ फेडरेशंस में समवर्ती सूची जैसे प्रावधान भी पाए गए और समवर्ती सूची पर दोनों को कानून बनाने की अधिकारिता दी गई, लेकिन वहां भी सेंटर का अपर हैंड है। और कई फेडरेशंस में तो समवर्ती सूची जैसी चीज ही नहीं है। तो अमेरिका, वहां से तो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल निकलता है, ठीक है। भाई मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया, उसके आधार पर अमेरिका का संविधान यही बना। तो वहां तो स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर लागू है। तो विधायिका, कार्यपालिका, इस सब की शक्तियां अलग है। और विधायिका में भी सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी संघात्मक जो सिद्धांत है वो पूरी दृढ़ता के साथ अमेरिका में लागू होता है। स्टेट के विषय पर सेंट्रल लेजिस्लेशन होगा ही नहीं, सेंटर कुछ कर ही नहीं सकता। और जब विश्व युद्ध हुए तो अमेरिका को, यानी अमेरिका के केंद्र को ऐसी विधियां बनानी पड़ी जो राज्य के विषयों पर अतिक्रमण किए बिना नहीं बनाई जा सकती थी। अब सवाल था कि विधायी क्षमता ये केंद्र के पास कहां से आई? या तो कहिए हम बदतमीज हैं, हम मानेंगे ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन इफ यू आर सेइंग दैट वी आर पर्सन गवर्न्ड बाय लॉ, अगर आप ये कहते हैं कि हम एक सभ्य राष्ट्र हैं और संघात्मक संविधान से शासित होते हैं, तो फिर संविधान की इज्जत ये तो करनी पड़ेगी। या तो पाकिस्तान हो जाइए कि हमारा संविधान है लेकिन वो कोरोना आ जाएगा तो हम चुनाव नहीं कराएंगे, जब चाहेंगे अपने हिसाब से बदल लेंगे, तो संविधान की तो कोई इज्जत है नहीं। तो आपकी मनमर्जी है, आप अपनी मनमर्जी संविधान के नाम पर चला रहे हो। तो या तो आप ये कह दीजिए, अगर आप ये नहीं कहते तो फिर तो आपको संविधान में ही कुछ ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है, अब जब इमरजेंसी है तो उस समय संशोधन तो हो नहीं पाएगा। और यही स्थितियां हैं जिनमें से जिस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने ऐसे प्रोविजन रखे जिनकी चर्चा बस हम लोग करने ही वाले हैं। अनुच्छेद 249, 250, 251, 252, यही वो संदर्भ है जिसके कारण भारत के संविधान में इन आर्टिकल्स की रचना हुई कि ऐसी दशाएं आए तो हमें अमेरिका जैसी टेक्निक ना अपनानी पड़े, क्योंकि अपनानी तो पड़ेगी, अस्तित्व पर संकट है। तो अमेरिका में जब यह स्थिति आई कि विश्व युद्ध है, अमेरिका की रक्षा के लिए ऐसे कानून बनाने होंगे जिन पर अधिनियमन की ताकत सिर्फ राज्य को है, तो केंद्र उसके पास तो विधायी शक्ति नहीं, करे कैसे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसने केंद्र के द्वारा बनाए गए सारे अधिनियमों को चुनौती मिलने पर अमेरिका की रक्षा, इसके लिए केंद्र को जो ताकत दी गई थी उसके आधार पर उचित ठहराया और वहां अमेरिका की रक्षा, इसको लिबरली पढ़ा गया, संकुचित करके नहीं, नैरोली नहीं, लिबरली पढ़ा और कहा अमेरिका की रक्षा ये उनके पास है, इसके लिए वो कोई भी विधान बना सकते हैं। तो जब कोई भी विधान बना सकते हैं तो अमेरिका को जिस बात से संकट हो या जिस बात से भविष्य में संकट हो सकता है, तो अगर ये इंटरप्रिटेशन आप ले लेंगे तो हमारा 352 आ गया। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि भारत या भारत के किसी भाग की सुरक्षा किसी घटना के कारण संकट में पड़ गई है, यह पड़ सकती है, पड़ी नहीं है अभी, तो वे अमुक अमुक काम कर सकेंगे। लगभग वही स्थिति आ गई है। इसीलिए जब यह बात चलती है कि क्या भारत का संविधान संघात्मक है और इमरजेंसी प्रोविजंस के आधार पर आपत्ति उठाई जाती है, तो यही उसका जवाब दिया जाता है कि पहली बात तो इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी होता है, जनरल स्थिति नहीं होता, और वो हमेशा नहीं रहती, वो इमरजेंसी ही है। इसलिए इमरजेंसी में जो व्यवस्था या जो जीवन पद्धति होती है उसके आधार पर सामान्य जीवन पद्धति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है। और दूसरी, जिन्हें आप भी स्ट्रिक्ट तौर पर फेडरल कंट्री मानते हो, वहां भी इमरजेंसी के समय वहां के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के शब्दों को उदारतापूर्वक पढ़कर क्या किया है, केंद्र के द्वारा राज्य के क्षेत्र में किए गए हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराया है। ठीक है, इसलिए इस आधार पर भारतीय संविधान को केंद्रीय संविधान नहीं कहा जा सकता। अब वही बात, यहां से ये इंप्रेशन मत ले लीजिएगा कि केंद्रीय संविधान बहुत खराब होता है। सिंगापुर जहां की सड़कें तुम चाटते घूमते हो, वहां केंद्रीकृत ही है। ठीक है, सवाल ये एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एकेडमिशियन के तौर पर ठीक है दृष्टिपात है, खराब और अच्छा कुछ नहीं होता। जो दवा तुम्हारे लिए जहर है वही किसी के लिए लाइफ सेविंग ड्रग है। तो बात जरूरत की होती है, जो तुम्हारे लिए खराब है वो दूसरे के लिए अच्छा है, जो दूसरे के लिए अच्छा है वो तुम्हारे लिए खराब है। अच्छा और खराब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा और खराब कुछ नहीं होता दुनिया में। जो आपके लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं होगा, जरूरतों का मामला है। आप अच्छा खराब के हिसाब से ही सोचने के आदी हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ बहुत जनरल बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए तो सारी बात हो जाती है। तो ये जो 249 से बात चल रही है कि राज्य इसके फील्ड में कुछ दशाओं में केंद्र को हस्तक्षेप करने का हक ये मिल जाएगा। ठीक है, वे दशाएं ऐसी हैं जिनमें केंद्र को हस्तक्षेप वाकई करना ही चाहिए। जैसे पंजाब में आतंकवाद चल रहा, ठीक है, अब जब वहां ढंग से आतंकवाद चल रहा है, वहां राज्य की सरकार
ठीक है, इस मूड में ही नहीं दिखती कि वो समुचित विधायन करे उस राज्य में चल रही गतिविधियों से निपटने के लिए। और स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है कि हम 356 का उपयोग कर पाए। भाई सब जगह मर्यादाएं हैं ना। 356 क्या कहता है? 356 कहता है कि जब यह समाधान हो गया है, समाधान हो जाने का मतलब समाधान हो जाना है ना। हमने यही कहा ना कि कॉमन मैन की दृष्टि से मत सोचिए। कानून की सबसे बड़ी चीज यही है कि शब्द जो लिखा है बस वही, इसके अलावा कुछ नहीं। और शब्द के 3 ही अर्थ हैं, उन्हीं में से एक स्वीकार किया जाएगा, और वो भी लेजिस्लेचर की मंशा के मुताबिक। हर चीज बंधी हुई है, यह नहीं है कि आप कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। हाँ, इतनी आपको स्वतंत्रता है, वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, जिन्हें ऑथोराइज इंटरप्रेटर बनाया गया है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? जब राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि अमुक राज्य का, ठीक है, जो शासन है और जो व्यवस्था है वो संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकती। ठीक है, यह निष्कर्ष कि अब आप सुधर नहीं सकते, ये बहुत लेटर निष्कर्ष है। आप जिस दिन बदतमीज होना शुरू होते हैं उसी दिन यह निष्कर्ष नहीं होता, जबकि बदतमीज आप उसी दिन हो गए हैं। लेकिन जब आपकी बदतमीजी एक पॉइंट पर पहुंचती है तब यह निष्कर्ष होता है कि भाई अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना? पहले 1 साल कारावास, 2 साल कारावास, आपने मार भी डाला तो भी आजीवन कारावास, लेकिन जब ऐसे मारा कि अब कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, तब मृत्युदंड। ठीक है ना? एकदम आप ऊपर नहीं आ सकते। तो स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम इस निष्कर्ष पर आ जाएं कि राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के मुताबिक नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं रही कुछ। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। उदाहरण इससे जुड़ा हुआ सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आपसे लॉ एंड ऑर्डर की से जुड़ी हुई बातें आपको जल्दी समझ में आती है, अदरवाइज बहुत सारी बातें हो सकती है। स्कूल है, वहां नकल करा रहे हो, ठीक है, वहां जम के नकल करा रहे हो। ठीक है, नौकरियां मेरिट के आधार पर बांट रहे हो। मेरिट कौन सी? अंक प्राप्त करने वाली। और अंक कैसे प्राप्त हो रहे? कि बगिया में बैठकर एग्जाम हो रहा है। शिक्षा आपके पास, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता मेरे पास है, लेकिन उस गुणवत्ता में हम सिलेबस ही तो डिसाइड कर सकते हैं, टीचर्स की एलिजिबिलिटी यही तो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कर रहे हो तो अंततः ये स्थिति तो गड़बड़ पैदा करेगी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से आपको समझा इसलिए रहे क्योंकि वो बात जल्दी समझ में आती है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तब क्या स्थिति बनाई गई कि राज्यसभा 249 अगर प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक है, अगर प्रस्ताव राज्यसभा पास कर देती है कि अमुक, हालांकि इसमें जो मर्यादा है, जो सीमा है, उसका सीमांकन भी किया गया है, अनलिमिटेड नहीं है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी, उस प्रस्ताव में लिखेगी कि राज्य सूची के अमुक विषय पर, राज्य सूची के अमुक विषय पर स्पेसिफिक एंट्री बताएगी वो कि इस विषय पर संसद विधायन कर सकती है। और यदि 249 की वर्डिंग के मुताबिक राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो संसद के लिए यह विधिपूर्ण हो जाएगा कि वो क्या करे, राज्य सूची के उस विषय पर जिस पर विधायन करने की अधिकारिता राज्यसभा के प्रस्ताव के माध्यम से उसे मिल गई है, उस पर 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना, अधिकतम 1 वर्ष के लिए एक बार में कानून बना सकती है। ठीक है ना? यही एक चीज समझ लेंगे,
राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि राज्य सूची के अमुक विषय पर संसद कानून बना सकेगी, और संसद ने नहीं बनाया तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अधिकार दिया जाना अलग बात है, और अधिकार का प्रयोग करना ये दूसरी बात है। हमें अधिकार आ गया तो जरूरी नहीं है कि हम अधिकार का प्रयोग भी करते घूमे तभी वो अधिकार हमें मिला है ये माना जाए, ऐसा आवश्यक नहीं होता। राज्यसभा ने दे दिया अधिकार, पंजाब के केस में यही हुआ था, राज्यसभा ने अधिकार दे दिया, संसद ने कोई कानून बनाया ही नहीं। हां, बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक और उदाहरण आता है, कोरिया से युद्ध चल रहा था, कोरिया के, ठीक है, कोरिया से जो चीजें हमारे यहां आती थी वो आ नहीं पा रही थी, उन चीजों के संबंध में ब्लैक मार्केटिंग ये शुरू हो गई थी। संबंधित राज्य की सरकार, हमने कल भी उदाहरण दिया था, संबंधित राज्य की सरकार, ठीक है, अगर अपने यहां कानून बना भी दे, ठीक है, उस समय जो इंपोर्टेड गुड्स था उसके लिए केंद्र को कानून बनाने की अधिकारिता यह नहीं थी। जिस समय की घटना है 1955 की, उसके बाद तो आ गई है। अब राज्य, ठीक है, सूची का विषय इंट्री नंबर 26, 27 वो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है ना, और इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्रियल उत्पाद वो उसमें शामिल मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट नियम जो सूचियों के अर्थान्वयन का क्या है कि सूची में जो विषय लिखे उनको पूरे प्रभाव के साथ पढ़ा जाएगा। तो इंडस्ट्री में अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे तो इंडस्ट्री का मतलब क्या बचा, ठीक है ना, लिबरली उनको पढ़ा जाएगा। यह सूचियों के अर्थान्वयन का प्रथम सिद्धांत है। तो अब राज्य इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के संबंध में नियम बनाकर इंपोर्टेड गुड्स को बाहर कर सकता था, ठीक है ना, यह ब्लैक मार्केटिंग को रोक सकता है। लेकिन एक राज्य रोक भी ले तो इतना बड़ा देश, या तो सारे रोके, और सारों ने रोका लेकिन प्रावधान अलग अलग हो गए, ठीक है भाई, प्रावधान अलग अलग हो सकते हैं, फिर एक झंझट। तो एक यूनिवर्सल लॉ, एक सेंट्रल लॉ यही ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन बने कैसे? राज्य सूची का विषय, केंद्र को शक्ति ही नहीं, ठीक है, और हमारे यहां आपातकाल किन ग्राउंड्स पर लगेगा लिखा हुआ है, वाह्य आक्रमण कोई हुआ नहीं, युद्ध है नहीं, सशस्त्र विद्रोह हुआ नहीं, ठीक है, तो केंद्र को इमरजेंसी ताकतें आएंगी कैसे, ठीक है, करेंगे क्या? और जो मूर्ख है वो तो बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लो। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ही कर लोगे तो पाकिस्तान हो जाओगे कि जब जरूरत लगे अमेंड कर लो, ठीक है, तब तो कोई मतलब ही नहीं बचा, उसकी गरिमा ही खत्म। तो वो हमारी इच्छा का, ठीक है, आपका सेवक हमारा हो गया, वो स्वामी कहां रहा, ठीक है, तो कुछ हो नहीं सकता, क्या करें? इन्हीं स्थितियों के लिए फ्रेमर्स ने 249 ये रखा, ठीक है ना। राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि 1 वर्ष के लिए केंद्र कानून बनाए, और केंद्र का सेंट्रल लॉ आ गया। इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, और इमरजेंसी हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे बिकॉज द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी, those grounds are not in existence. That is why we cannot declare the emergency. But to handle the situation, there is an article like Article 249, and by the use of that, the Rajya Sabha has passed a resolution, ठीक है, और उसके आधार पर फिर संसद का कानून आ गया। अब इस शक्ति पर प्रतिबंध जरूरी है, अन्यथा राज्य की जो विधायी शक्ति है
ये नष्ट भी हो सकती है। इसलिए प्रतिबंध क्या है कि राज्यसभा 1 वर्ष के लिए ही अधिकृत कर सकती है, और राज्यसभा के द्वारा अधिकृत किए जाने पर अगर कानून बनता है तो उसकी जीवन की अवधि जिस दिन 1 वर्ष पूरा हुआ उससे 6 महीने और रहेगी। ठीक है ना, उससे 6 महीने तक और रहेगी। और उस 6 महीने में या तो राज्यसभा दोबारा प्रस्ताव पारित कर दे, तो उसके दोबारा पारित प्रस्ताव के आधार पर अगले 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ जाएगी, और फिर वही 1 वर्ष जब खत्म होगा फिर 6 मंथ। अन्यथा जैसे ही 1 वर्ष की अवधि पूरा होने के बाद 6 महीने और बीत जाएंगे, वो कानून स्वयमेव समाप्त मान लिया जाएगा। एक बात तो पहली बात, कानून का निर्माण ये केंद्र अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, स्वयं संविधान व्यवस्था कर रहा है। इसलिए इस प्रोविजन के होते हुए जो संघात्मक विचार है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि हमने आपसे पहले कहा था कि संघात्मक विचार इसमें निहित नहीं है कि बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच हो। संघात्मक विचार इसमें निहित है कि बंटवारा संविधान करेगा, केंद्र नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच ये तो उन संविधानों में भी है जहां केंद्रीय व्यवस्था है, लेकिन वहां बंटवारा केंद्र करता है, यहां शक्तियों का बंटवारा स्वयं संविधान कर रहा है। और 249 है किसका? संविधान का। इसलिए इससे संघात्मक विचार को कोई क्षति नहीं पहुंचती। अब यही कि भारत का संविधान संघात्मक है और एकात्मक है, जब आप लिखते हैं तो आप एलएलबी में घास काटते हैं, ये जब आप लिखेंगे ये तब आपका उत्तर बड़ा हायर, मतलब ऊंचे स्तरों से दिया गया, इसलिए ऊंचे मानकों का पालन किया गया, ऐसे माना जाएगा। तो 249 क्योंकि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और वो स्वयं व्यवस्था और प्रक्रिया दे रहा है, और फॉर द टाइम बिंग जस्ट फॉर 1 year, no doubt you may extend that, but if you are going to extend that, then it will be effective only for another 1 year। ठीक है ना, उसके बाद भी 1 ही साल, इसके बाद नहीं। आप कितनी बार, हाउ मेनी टाइम यू कैन एक्सटेंड दैट, इस विषय पर कोई प्रतिबंध नहीं, चाहे जितनी बार आप बढ़ा लो, क्योंकि ये सिचुएशन कितने समय कंटिन्यू रहेगी इसको तो कोई नहीं जान सकता सिवाय भगवान के और ज्योतिषियों के। इसलिए यहां पर समय, मतलब बार के संबंध में कोई प्रतिबंध देना ये ठीक भी नहीं है। इसलिए कितनी बार आप ऐसा कर पाएंगे ये नहीं लिखा है। ठीक है, एज यू लाइक, उतनी बार आप वैसा कर सकते हैं। और एक चीज, ऐसा कर देने के बाद भी राज्य की जो विधायी शक्ति है, ठीक है, राज्यसभा ने दे दिया ना, है तो वो राज्य सूची का विषय, उस पर राज्य की जो विधायी शक्ति है वो समाप्त नहीं होगी। राज्य भी उस विषय पर कानून बना सकेगा, क्योंकि वो अंततः राज्य सूची का विषय। एंड इफ देयर इज रिपग्नेंसी, अब सवाल यह है भाई, जब 2 लोग बनाएंगे तो हो सकता है रिपग्नेंसी हो, तो नो डाउट इट हैज नॉट बीन रिटन in Article 249 that the rule of repugnancy which is contained in Article 254 subsection 1 will be applicable. No doubt it has not been written at here, but that rule will be applicable. ठीक है ना, ये माना जाएगा कि रिपग्नेंसी का प्रिंसिपल्स लागू होंगे। ठीक है ना, और जब रूल ऑफ रिपग्नेंसी लागू होगा तो as far as the state law is inconsistent with central law,
ठीक है, जहां तक वो असंगत है वहां तक शून्य हो जाएगा। और इसीलिए हम आपसे कह रहे थे, जब हम 254 सबसेक्शन 1 पर बात कर रहे थे, कि ये विचार ठीक नहीं दिखाई देता। हालांकि प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के इसी ओर है कि कॉन्करेंट लिस्ट पर ही असंगति का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ डिसीजंस इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दैट वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रिपग्नेंसी in those situations also when the legislation has not been made by the legislators on the topics of concurrent list. ठीक है ना, तो आपको देखा था there were some examples, ठीक है, तो ये situations हैं कि आपका रूल ऑफ रिपग्नेंसी लागू होगा 249। अब देखते हैं 249 का जो बेयर टेस्ट है वो क्या कहता है। एक बार कहता है, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इन शब्दों के साथ ये आर्टिकल शुरू हुआ है। इसका मतलब यहां जो कुछ लिखा जा रहा है वो पीछे के सभी उपबंधों को, ठीक है, उपबंधों पर प्रिवेल करेगा। और इससे पूर्व जो कहा, कौन सा उपबंध, 246, ठीक है ना, जो ये कह रहा है कि केंद्र संघ सूची, ठीक है, आपका 246 बंद था ना, कि केंद्रीय विधायिका सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में किसी बात के होते हुए संघ सूची पर विधान कर सकेगी, ठीक है ना। फिर आपका 246(2) था, उसमें कहता था केंद्र सूची 3 में किसी बात के होते हुए समवर्ती सूची पर, और राज्य एक, ठीक है, के अद्यतन, ठीक है, समवर्ती सूची पर, ठीक है, विधायन कर सकेगा। और अगर राज्य करता है तो 254(1) 254(2) समवर्ती सूची के संबंध में लागू होगा, वो तो अलग बात है। और 246(3) कहता था 1 और 3 के अध्ययन राज्य सूची पर विधान कर सकेगा। तो ये कहां, ये व्यवस्था कहां थी, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में थी। तो वो व्यवस्था 249 को प्रभावित नहीं कर सकती। 249 के शब्द स्वयं ये कह रहे हैं। और हमने कहा था कि कानून की दुनिया में अगर आपकी बात का समर्थन ये बेर से नहीं हो रहा तो फिर आपकी बात ठीक नहीं है। So whatever I have said previously, if that will not be supported by Article 249, then my whole statement will be, ठीक है, useless, that is, ठीक है, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं, वो निरर्थक है। लेकिन चूंकि जो हमने कहा वो आपको हम बेर में दिखा रहे हैं, ठीक है, तभी वो सार्थक हो सकता है। और ये भी आदत गांठ बांध लेनी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि वेदर द टीचर इज डिलीवरिंग द लेक्चर और एनी पर्सन, ठीक है, कोई बोल रहा है, अगर उसकी बात का जो मूल है, उसकी बात का जो आधार है वो बेर में नहीं मिल रहा, तो मान लीजिए कि वो आदमी गलत कहता है, उसका कोई मतलब नहीं। उसका स्टेटस क्या है, वो टीचर है, वो जज है, वो वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठता है, इसका कोई अर्थ नहीं कानून की दुनिया में, ठीक है। तो यहां कहता है, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा, यह भी खूब पूछा जाएगा, what is the number of presence is needed for the proposal, ठीक है, which will pass by the राज्य सभा अंडर आर्टिकल 249, ठीक है, कितनी संख्या चाहिए। तो नॉर्मली कोरम राज्यसभा की बैठक के लिए 25 से पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1/10 चाहिए, ठीक है, नॉर्मली कोरम उससे होगा, और कोरम है तो सामान्य विधायी कामकाज हो सकेगा। लेकिन यहां विशेष मामला हो रहा है, इसलिए राज्यसभा के 2/3 सदस्य,
ये उपस्थित हो और वोट करे। 2/3 उपस्थित है किंतु उनमें से कुछ वोट नहीं कर रहे तो भी नहीं, 2/3 उपस्थित हो और वोट करें और उनके वोट से यह प्रस्ताव पारित हो तब। ठीक है, तो कहता है राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में, और वो राष्ट्रीय हित में ही इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये नहीं कि आप पर्सनल या किसी राष्ट्रीय हित को छोड़कर किसी भी, ठीक है, ये भी। और यहां से ये भी निकल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू इसेंशियल पार्ट है। कौन देखेगा कि राष्ट्रीय हित में आपने शक्ति का इस्तेमाल किया नहीं किया? कौन देखेगा कि जो तरीका बताया गया उसी तरीके से आपने बनाया है? तो जुडिशियल रिव्यू इसेंशियल पार्ट है। और आपसे हमने कहा था जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट को देखना। ठीक है, तो कहता है यह घोषित की राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है, ठीक है, कि संसद में अनुच्छेद 246 का के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर, ये जीएसटी वाला है, या राज्य सूची में प्रकटित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, जो उस संकल्प में निर्दिष्ट है, राज्य सूची का ऐसा विषय, यानी आप बताएंगे कि राज्य सूची के किस विषय पर संसद कानून बनाए, ठीक है, विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। यानी राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर एक स्टेट के लिए भी विधि बन सकती है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर संकल्प कब तक प्रवृत्त रहेगा? आगे कहा खंड 1 के अधीन और पारित संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। मैक्सिमम 1 ईयर हो सकती है, उससे कम अगर संकल्प में अंतर्विष्ट है तो उससे कम रहेगा। परंतु यदि और जितनी बार ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है, यानी अगर संकल्प की अवधि समाप्त भी हो गई लेकिन फिर से उसी प्रक्रिया से जो 249(1) में बताई गई है उससे फिर से ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तो दोबारा से इस संकल्प के आधार पर विधि संसद के द्वारा बनाई जा सकेगी या उसी विधि को आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, पारित किया जाता है तो उतनी बार संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। ठीक है ना, हर बार 1 साल ही उसकी लाइफ एक्सटेंड होगी और हर 1 साल बाद मैक्सिमम उसी प्रक्रिया से संकल्प को पारित करना होगा। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है? संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, यानी अगर संकल्प न होता तो राज्य सूची का विषय था उस पर नहीं बना पाते, तो संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति पर या अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं होगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। ठीक है, तो कहता है कि 1 वर्ष समाप्त हो गया तो आगे 6 महीने और लागू रह सकता है। ठीक है, और 6 महीने जैसे ही समाप्त होंगे वैसे ही वो विधि उन बातों के लिए तो अस्तित्व में हमेशा मानी जाएगी जो बातें उस विधि के अधीन की गई हैं, अदरवाइज वो आगे के लिए समाप्त मान ली जाएगी। लेकिन इस आर्टिकल में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि संसद जब इस प्रकार विधायन करेगी तो राज्य की विधायिका राज्य सूची के उस विषय पर जिस पर संसद को विधायन करने के लिए अधिकृत किया गया है विधायन की शक्ति से वंचित हो जाएगी, ये नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा तो हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि संसद विधायन जरूर करेगी किंतु राज्य की विधायी शक्ति राज्य सूची के उस विषय के संबंध में समाप्त हुई है, ये नहीं कहा जा सकता। और राज्य ने भी कानून बना दिया और केंद्र का कानून तो ऑलरेडी है,
तो 1 वर्ष की अवधि के बाद केंद्र का कानून उन विषयों के संबंध में जो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून से असंगत है शून्य हो जाएगा, और शेष क्या है? शेष तो केंद्र का कानून राज्य जैसा है, लागू होता रहेगा। यदि कहीं असंगति है तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या कहा है? पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं होगी। नहीं, संकल्प पारित होने के अभाव में बनाने संकल्प के प्रवृत्ति न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं होगी। नहीं, ये बात नहीं, ठीक है, नहीं है। बात यही रहेगी कि केंद्र का कानून 1 साल के बाद खत्म, उन बातों के सिवाय जो उस कानून के अधीन पहले किया गया है, उसके लिए तो वह अस्तित्व में हमेशा माने जाएंगे, शेष समाप्त। और राज्य क्योंकि 249 के आधार पर संसद को शक्ति प्राप्त हो जाने के कारण से अपनी सूची के विषय पर विधायन की शक्ति से वंचित हुआ, यह माना ही नहीं जाएगा। इसलिए राज्य भी उस विषय पर विधायन कर सकेगा, और राज्य ने अगर विधायन किया तो रूल ऑफ रिपग्नेंसी ये लागू होगा, क्योंकि केंद्र का कानून वो भी जिंदा है, राज्य ने भी कर दिया, तो असंगति का नियम ये लागू होगा। यद्यपि यहां लिखा नहीं है कि असंगति का नियम लागू होगा, लेकिन 254(1) की जो भाषा है उस भाषा से देखेंगे तो असंगति का नियम यहां लागू हो जाता है, और इस विषय पर हम लोगों ने विस्तार से बात की है। ठीक है, और असंगति का नियम लागू होगा और राज्य का कानून असंगति की मात्रा तक शून्य होकर लागू होता रहेगा, और 1 वर्ष बाद जब संसद का खत्म तो असंगति खत्म, फिर तो बात असंगति की खत्म हो गई ना, फिर राज्य का कानून पूर्ण प्रभाव से लागू होगा। तो ये 249, 250, 251, 252 इस पर कल बात कर लेंगे, देख लेंगे।